आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। जैसा कि मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है और ये ग्राउंड स्टेट में है। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने कुछ एनर्जी देके उसको एक्साइटेड स्टेट में रखा है, ठीक। अब ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपने को इतनी एनर्जी देनी है कि ये यहाँ से हटके कहाँ चले जाए, अप टू इन्फिनिटी चले जाए। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि उस ऑर्बिट में चले जाए जहां पे एनर्जी जीरो है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये बात अपने को पता है। अब अगर हम लोग n इन्फिनिटी रखेंगे तो सिंपल सी बात है, जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अपने को इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी है कि ये इन्फिनिटी तक चला जाए, मतलब इसका एनर्जी जीरो हो जाए, ठीक। अब जैसा कि हमें पता है कि एटम में सेंटर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है अट्रैक्शन और उस अट्रैक्शन के बैरियर को तोड़ना है तो अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी और वही मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। अब उसके कुछ कुछ और पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, तो आइसोलेटेड का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि किसी और एटम के साथ वो बॉन्डेड ना हो। गैसियस स्टेट में जो एटम होते हैं किसी और से जनरली बॉन्डेड नहीं होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम लोग वहाँ पर एनर्जी देकर उसको इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं और जो वो मिनिमम एनर्जी होती है उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इसको हम लोग मेज़र किस में करते हैं, तो इसको मेज़र हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल। ये दोनों काफ़ी फेमस है, हालांकि हम लोग किलो कैलोरी पर मोल में भी इसको मेज़र करते हैं। अब अगर कभी मान लो कन्वर्जन है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 96 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बात क्या है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है ऑलवेज पॉजिटिव क्यों बताया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है कि डेल्टा एच की वैल्यू दो होती है, एक या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव अगर हो रही है तो इसको मतलब हम लोग समझेंगे कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि उसमें हमने एनर्जी दी, एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो रही है उस प्रोसेस में। और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब उस प्रोसेस में ओवरऑल सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी। तो जब कभी एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और जब कभी डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो हमें ये समझना है कि उसमें एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। तो किसी भी एटम के लिए जो आयनेशन एनर्जी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब कि जो आयनेशन एनर्जी का जो फिनोमेना होता है किसी एटम के लिए वो एंडोथर्मिक होगा। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लो ये कोई एटम है और वो गैसियस स्टेट में है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा, आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो यहाँ पर अपने को क्या हुआ, कुछ एनर्जी लगी होगी, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे IE1। IE1 का मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब इस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो डेल्टा एच होगा इसका वो पॉजिटिव होगा। तो मतलब किसी भी एटम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होगा। लेकिन आयंस के लिए, आयंस का मतलब क्या हुआ, एनायन या केटायन, आयंस के लिए जो होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है। एक बात और ध्यान से जरूर समझेंगे कि कभी भी किसी केटायन के लिए, कभी भी किसी केटायन के लिए डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक होता है, लेकिन एनायन के केस में ये डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, बेरिलियम की बात करूं और बेरिलियम पे बी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है और यहाँ से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बी तक आ जाएगा, तो यहाँ पर जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। तो अगर आपसे कभी पूछे कि एटम का आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, आपको बताना है एंडोथर्मिक। लेकिन अगर आपसे पूछे आयंस की बात करें तो आयंस में एनायन के कुछ कुछ ऐसे हैं जहां पर अपने को डेल्टा एच नेगेटिव दिख सकता है, मतलब ओवरऑल वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी दिख सकता है।
नेक्स्ट, हम लोगों ने अभी देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी को आइसोलेटेड गैसेस एटम से डील करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम सॉलिड फॉर्म ऑफ एन एटम। सॉलिड फॉर्म से हम लोग इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट नहीं करते हैं, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में लेकर जाना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है और सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो अपन आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ से फाइंड आउट नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सोडियम को अपन लेके जाएंगे गैसियस मीडियम में, और हमें पता है सॉलिड से गैस में लेके जाएंगे तो सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी, और वो सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करके हम लोग गैसियस स्टेट में लेके चले गए। और उसके बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगी उसे हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कभी कभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हो सकता है वो सॉलिड फॉर्म में दिया हो, तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी देंगे, मतलब जो वो एनर्जी जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में लेके जाता है वो एनर्जी मिलेगी, तो वो गैसेस स्टेट में जाएगा। और उसके बाद वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने में एनर्जी लग रही है अप टू इन्फिनिटी, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है। तो वो पहले जान लेते हैं कि ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लो ए कोई एटम है और इस एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ए पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इसे बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया ए एटम से, अब उसी एटम से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ए पर क्या आ जाएगा, डबल पॉजिटिव, या +2 भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, IE2। उसी तरीके से अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A+3, और यहाँ पे बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 3। मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, जो पॉइंट लिखा है वो पढ़ेंगे, ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर एनी स्पीशीज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ग्रेजुअली डिक्रीजेस। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या है इसका मतलब, कि अगर आपसे कोई बोले कि आयनाइजेशन एनर्जी ए का ज़्यादा होगा या ए प्लस का ज़्यादा होगा, हमेशा ए प्लस का ज़्यादा होगा। अगर आपसे कोई पूछे ए प्लस का ज़्यादा होगा या ए डबल पॉजिटिव या ए+2 का ज़्यादा होगा, तो ए+2 का ज़्यादा होगा। अगर आपसे कोई पूछे ए+3 का ज़्यादा होगा या ए+2 का ज़्यादा होगा, तो ए+3 का ज़्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी और बढ़ते जाएगा, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी अपने को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ऐसा क्यों, वो समझते हैं। जैसे मान लो इसके पास स्टार्टिंग में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो गया, 10 प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन से हम लोग किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जैसा है वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तो 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 10 प्रोटॉन, और नेक्स्ट चले गए तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो देखो, 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 10 इलेक्ट्रॉन से है, 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 9 इलेक्ट्रॉन से है, 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 8 से है, और 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 7 इलेक्ट्रॉन से है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठा है वो प्रोटॉन का अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, और अट्रैक्शन जितना ज़्यादा हो जाएगा उस बैरियर को तोड़ने के लिए अपने को एनर्जी उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस कारण से जैसे जैसे हम लोग किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाते हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और बढ़ते जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, और इसमें किसी भी टाइप का एक्सेप्शन नहीं है। हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी अपने पहले वाले से ज़्यादा ही होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2 एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1। तो ओवरऑल हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में ये पढ़ा कि आउटर मोस्ट शेल से, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरा, वो आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में होना चाहिए। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो अपने को गैस में लेकर जाना पड़ेगा। अगर मान लो आपसे बोला कि Cl2, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि बताइए Cl2 का आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, Cl2 को पहले आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है। तो आइसोलेट करने के लिए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब जो इसकी एनर्जी होगी वो दे के इसको तोड़ना पड़ेगा। फिर Cl अगर गैस में है तो बहुत सही है, तो गैस में है तो फिर अपने को यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे।
तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज शेल नंबर के बारे में। अब ये शेल नंबर क्या होता है ये जानते हैं। जैसे कि मान लो अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हो टॉप टू बॉटम, तो हम लोग क्या देखते हैं कि शेल नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, सेकेंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड आ रहा है। तो उससे होता क्या है कि जो सेंटर जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, और डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो रिक्वायर्ड एनर्जी कम हो जाएगी, और इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन रेडियस इंक्रीजेस और शेल नंबर इंक्रीजेस। तो यहाँ पर जो लॉजिक है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है जो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इंक्रीजेस व्हेन जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। अब ये पॉइंट समझने वाली है। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अलोंग द पीरियड अगर मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज छोटा होगा, और अगर साइज छोटा हो गया तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो रिक्वायर्ड एनर्जी उसको रिमूव करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की ओर अगर बढ़े तो इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इट डिक्रीजेस व्हेन शील्डिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब ये क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो किस तरीके से आयनिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा या आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा वो मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लो कोई एटम है और एटम के बीच में सेंटर में न्यूक्लियस हो गया और उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक। अब इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आने से शील्डिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर इनके अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उससे अगर रिपल्शन बढ़ेगा आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन का, उसके कारण जो नेट अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से वो कम हो जाएगा। और किसी भी तरीके से अगर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम लगेगी। तो वही बात है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर इंक्रीज करेगा तो नेट अट्रैक्शन क्या होता है वो डिक्रीज हो जाता है आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस के साथ। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि डिक्रीजेस व्हेन शील्डिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्या है, इट इज मोर फॉर हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा अगर p ऑर्बिटल है तो p3 क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, और p6 क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया। तो p3 p6 अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, या यूँ कह सकते हैं इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। या अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो D5 हाफ फील्ड होता है और D10 क्या होता है, फुल फील्ड होता है। तो ऐसे केस जब आते हैं तो ऐसे केस में रिक्वायर्ड एनर्जी नॉर्मल से ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में पहले से प्रेजेंट है, ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर ये है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, जैसा कि हमें पता है SPDF 4 टाइप्स के ऑर्बिटल हैं आपके पास। तो इसमें अगर शेल नंबर सेम है, शेल नंबर सेम का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कि ये सेंटर है और ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये इस तरीके से, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ हो गया। तो मान लो कि थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल में क्या क्या होगा, S होगा, P होगा और D, तीन टाइप के ऑर्बिटल होंगे। अगर तीन टाइप के ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो जो S वाला ऑर्बिटल होगा वो ज़्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के। अच्छा, S ऑर्बिटल अगर ज़्यादा क्लोज होगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस से, तो उससे क्या होगा, अट्रैक्शन अगर उसमें ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। तो वही ऑर्डर यहाँ पे लिखा रखा है कि जो ऑर्बिटल्स का एक तरीके से आप कह सकते हैं अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन है वो S का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू P, एज कम्पेयर टू D, एज कम्पेयर टू F। लेकिन इसको हम लोग कंपैरिजन कब करेंगे, जब सेम शेल में होगा। तो देखिए, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिटल फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। इफ द शेल इज सेम, ये जरूर ध्यान रखेंगे, शेल सेम होना चाहिए, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिटल्स शोज द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने इस तरीके का आ गया कि 4s भी है और 4p है। तो इस केस में अगर sp की बात करें, जैसे s2 है और यहाँ पे p1 है, तो इस केस में क्या होगा, 4s2 वाले का ज़्यादा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे पढ़ा, और ये 5 फैक्टर से किस तरीके से हम लोग आयनेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो फाइंड आउट करना है ये देखेंगे।
जैसे कुछ क्वेश्चंस आ गए तो कैसे उन्हें टैकल करना है। तो मेनली ये 5 पॉइंट्स हैं। अब उसके बेसिस पे जो नॉर्मल ट्रेंड आता है वो चलिए देख लेते हैं। तो ट्रेंड क्या है, अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाए, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ने से आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर अलोंग द पीरियड चेक कर रहे हो आप तो उसमें इनर्ट गैस वाले का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम अगर अप टू डाउन जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, शेल नंबर बढ़ रहा है। शेल नंबर बढ़ने से आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सेंटर के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होने से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो कम लगेगी, तो साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। देखो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है ना, ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमने अभी देखा, मतलब ये एक तरीके से ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट ऐसा होता है, अप टू डाउन ऐसा होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण कुछ आपको जो ट्रेंड है उनमें इरेगुलरिटी दिखेगी, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें आप इरेगुलरिटी देखने वाले हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, जैसे कि अभी आपने पढ़ा हाफ फिल फुल फिल, तो ये कॉन्सेप्ट आने वाला है। फिर आपने पढ़ा कि सेम शेल में है तो एस वाले का ज़्यादा होगा देन पी देन डी देन एफ, तो ये आएगा। फिर आपको इसके लिए अगर आप अलोंग द ग्रुप पढ़ोगे तो उसके लिए आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये 2-3 पॉइंट अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को समझ सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अलोंग द पीरियड चल के देखेंगे, अलोंग द ग्रुप भी चल के देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं कि किस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि कंपैरिजन ऑफ आयनिक पोटेंशियल इन सेकंड पीरियड एलिमेंट। अब सेकंड पीरियड एलिमेंट का मैं कंप्लीट बता रहा हूँ आपको कैसे सोचना है। ये देखो, इससे पहले दो बात अपने को दिमाग में रखनी है कि लेफ्ट से राइट जाते समय आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, अप टू डाउन जाते समय आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। ये दो पॉइंट हैं जो जनरल ट्रेंड होता है। अब उसके अलावा भी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है वो समझेंगे यहाँ पे। अब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है, तो हमें पता है लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है। और अगर अलोंग द पीरियड्स बात करें तो जो इनर्ट गैस वाला होगा, ग्रुप 18 वाला होगा, उसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रहा तो सबसे ज़्यादा क्या मैंने कर दिया, नियोन का कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। अब इन दोनों में चेक करना है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड चेक कर लो। क्या चेक करना है अपने को, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, और दूसरा क्या सेम शेल में है और एस और पी वाला कॉन्सेप्ट चेक करना है। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन में चेक करें तो दोनों के दोनों सेकेंड पीरियड में है, 2p4 2p5, किसी में हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा है और ना ही अपने को सेम शेल में एसपीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, फ्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन में। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को अगर चेक करें तो लेफ्ट से राइट इंक्रीज करना चाहिए, सही बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2p4 है और यहाँ पे क्या है 2p3 है, मतलब हाफ फील्ड वालों का आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टेबल है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किसका ज़्यादा हो गया, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट, कार्बन और नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन का ज़्यादा ऐसे भी होना चाहिए और हाफ फील्ड है तो वैसे भी होगा ही। नेक्स्ट, बोरोन और कार्बन में चेक करें तो 2p1 2p2 है, लेफ्ट से राइट आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करता है और दोनों में से कोई फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा है, हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला भी नहीं हो रहा है और सेम शेल में एसपीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं हो रहा है, जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया था। तो कार्बन का ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट, बेरिलियम और बोरोन की बात करें तो 2s2 2p1 है, दोनों सेकेंड पीरियड है, लेकिन हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा क्योंकि एस ऑर्बिटल की बात चल रही है यहाँ पे। पी और डी में वो कॉन्सेप्ट लगाना है और एफ में वो कॉन्सेप्ट लगाना है। तो बेरिलियम और बोरोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखें तो बोरोन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट तो काम नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। क्या कि सेम शेल में है, सेकेंड शेल में है, ठीक, सेकेंड पीरियड में है। और दूसरी बात क्या कि ये एस है और वो पी है, तो एस ऑर्बिटल वाला ज़्यादा नज़दीक रहेगा, ज़्यादा नज़दीक रहने से उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो बेरिलियम का बोरोन से ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट, 2s और 2s2 की बात करें तो 2s2 का ज़्यादा हो गया यहाँ पे। तो ओवरऑल ये अपने को इस तरीके से देखना है। अब आपको अगर पूरा ऑर्डर लिखना है तो उस ऑर्डर को भी मैं बताता हूँ किस तरीके से लिखना है। तो आपको ये लग सकता है कि सर यहाँ पर अगर देखें
यहाँ देखो, यहाँ पर सर नियोन फ्लोरीन का समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का समझ में आ रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा हो गया, तो ये नाइट्रोजन क्या फ्लोरीन से भी ज़्यादा होगा? नहीं। तो अपने को सिर्फ इंटरचेंज करना है, जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है ना वहाँ पे इंटरचेंज करना है, पूरे को नहीं उठा के पटक देना है, इधर से लेफ्ट से राइट कर दिया, राइट से लेफ्ट कर दिया। जैसे अगर मुझे ऑर्डर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा नियोन को, ठीक, एकदम राइट साइड से चलते जाओ, लेफ्ट से राइट जाते समय इंक्रीज करता है। नियोन के बाद कौन आ गया? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन आ गया? ऑक्सीजन। अब ऑक्सी सॉरी, यहाँ पे एक चीज अपन गलती कर रहे हैं कि अब देखो यहाँ पे नियोन के बाद कौन आ गया? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो जहां पे कंफ्यूजन है, जहां पे प्रॉब्लम है, सिर्फ उसी को इंटरचेंज करना है। तो अपन फ्लोरीन के बाद किसको लिखेंगे? नाइट्रोजन, देन लिखेंगे ऑक्सीजन, इंटरचेंज कर दिया। नेक्स्ट, कार्बन और बोरोन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग पहले लिखेंगे कार्बन। फिर बोरोन को बेरिलियम से चेक करो, तो बोरोन और बेरिलियम में कौन आ जाएगा? पहले बेरिलियम, और उसके बाद कौन आ जाएगा? बोरोन, और फाइनली क्या आ जाएगा? लिथियम। तो अगर इसका ऑर्डर आपसे कोई पूछे सेकंड ऑर्डर सेकंड पीरियड का, तो आपको आंसर ये देना है कि नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन एंड लिथियम। अब ये मैंने आपको सिखा दिया। अब इसी के बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ ताकि आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकें, ठीक। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक पोटेंशियल में ही अपने को लिखना है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। तो सबसे पहले देखो, सोडियम कौन सी पीरियड से आता है? सब थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ध्यान से देखो। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो देख लेना है। ये किस में जाएगा? 3s1 में, ये किस में जाएगा? 3s2 में, ये किस में जाएगा? 3p1 में, और ये किस में जाएगा? 3p2 में, ठीक। अब सब सारे के सारे थर्ड पीरियड, और हमें पता है कि लेफ्ट से राइट क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम चेक करेंगे। सिलिकॉन एल्यूमिनियम में किसी भी टाइप का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अपन सिलिकॉन को पहले लिखेंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में देखें, अब कॉन्सेप्ट लगाओ, दोनों के दोनों सेम शेल में है, लेकिन एक एस में है, एक पी में है, तो मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगा। सोडियम और मैग्नीशियम में चेक करो, लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है, उन दोनों में से कोई फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड और सेम शेल वाला, तो हम लोग ये लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम में कौन आएगा? अब इस बार मैग्नीशियम आएगा, क्योंकि जहां पे प्रॉब्लम हो रही है वहां पे इंटरचेंज कर दो बस। तो मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, अब लास्ट कौन आ गया? सोडियम। तो अब ये क्वेश्चन को, सेकंड वाले क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। तो पहले आप पॉज करो, पॉज करने के बाद खुद से बनाओ, और उसके बाद आंसर मेरे से चेक कर लो। अब उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया। तो अब देखो यहाँ पर मैंने कैसे अप्रोच लगाया और आपका क्या अप्रोच है। मैं क्या देखूंगा? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 3p3। सल्फर का क्या है? 3p4। क्लोरीन का क्या है? 3p5। और यहाँ पे आर्गन का क्या है? 3p6, ठीक। बच्चों देखो, आयनाइजेशन एनर्जी सीख रहे हो ना, तो एक एक कॉन्सेप्ट लेकर हो, अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप, पूरे पीरियोडिक टेबल का आयनाइजेशन एनर्जी आपके सामने होना चाहिए, और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को करना है ये आपको आना चाहिए। आ रही बात समझ में? सिर्फ ऐसा नहीं कि आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ लिया हो गया, नहीं। अगर आप साइंस लिए, साइंस बैकग्राउंड से हो, और आपको नीट और आईआईटी के लिए आगे जाना है, या किसी भी इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे जाना है, तो आपको कॉन्सेप्चुअली चलना होगा, और किस तरीके से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए विद कॉन्सेप्ट, ठीक। और कुछ कुछ जगह तो याद करना ही है, रट्टा तो मारना ही है। तो देखो, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है यहाँ पे, तो हमें पता है लेफ्ट से राइट सब मूव करने वाले हैं, तो आर्गन का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इनर्ट गैस है। अब क्लोरीन और सल्फर में देखेंगे तो 3p4, 3p5 हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा है, और ना ही यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, सेम सेल का है, और एस और पी डी एफ वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। नेक्स्ट पी और एस की अगर बात करें, तो फॉस्फोरस और सल्फर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3p3 है, हाफ फील्ड आ गया, तो फॉस्फोरस का सल्फर से ज़्यादा हो गया। तो जो इसका मेन ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? आर्गन, उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा? फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के बाद आ जाएगा सल्फर। आई बात समझ में? तो इस तरीके के अपने को क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट अब आते हैं सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाला मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आते हैं फॉर सेम एटम स्पेसिस। मान लो सेम एटम है और इसी में प्लस माइनस कुछ किया गया है, इलेक्ट्रॉन या तो ऐड किए गए हैं, या मतलब या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है आयनाइजेशन एनर्जी का, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का पूछा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब समझ रहे हो आप? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे जेड इफेक्टिव वाला ही अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मत चले जाना। कब ये काम नहीं करना है? जब सेम एटम रहे और उस पर कोई प्लस माइनस चार्ज रहे, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, सिर्फ और सिर्फ जेड इफेक्टिव से ही आपको आंसर देना है। तो चलिए ये दो क्वेश्चन करते हैं। अगर बात करें Na प्लस Na
और N3 माइनस, यहाँ पे Na प्लस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ N प्लस होगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इनमें आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, तो आपको पता होगा कि अगर कोई एटम है और कोई न्यूट्रल है और कुछ पे एनायन चार्ज है, ठीक, और किसी पर केटायन चार्ज है, तो केटायन वाले पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से नेट अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। तो अगर मैं बोलूँ जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा किसका हो गया, जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा हो जाएगा Na प्लस का, देन N का, देन N-3 का। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर भी हो जाएगा कि N प्लस का सबसे ज़्यादा, देन N, देन N-3। यार ये बात समझ में, अगर आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। N प्लस जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, केटायन होगा, फिर न्यूट्रल और फिर एनायन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में ऑक्सीजन है, ऊपर माइनस है और ऊपर -2 है, तो जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, फिर O माइनस का, फिर O-2 का। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, O माइनस और O-2, ठीक। अब आपके सामने ये एक और क्वेश्चन दिया मैंने, है ना, लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद अपन अलोंग द ग्रुप में भी आने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम आयनिक पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, Na प्लस, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, नियोन। और हमें पता है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उनकी होती है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक नियोन आ जाएगा और एक Na प्लस आ जाएगा। ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। क्यों कटा, समझ में आ रही बात, क्योंकि एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस के पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वेरस Na प्लस और Ne के पास है। Ne तो है ही इनर्ट गैस, और Na प्लस भी एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, Na प्लस और Na, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए, तो अब अपने को कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जेड इफेक्टिव का। और जेड इफेक्टिव में अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो Na प्लस का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सॉरी 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, जबकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे देखो 11 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, रिक्वायर्ड एनर्जी रिमूव करने के लिए ज़्यादा लगेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Na प्लस। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अलोंग द पीरियड्स अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन टैकल करते हैं। अलोंग द पीरियड में सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, इनर्ट गैस वालों का। तो अलोंग द पीरियड्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अलोंग द ग्रुप्स, जिसमें हम लोग ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। तो चलिए ग्रुप 13 स्टार्ट करते हैं, जिसे हम बोरॉन फैमिली के नाम से जानते हैं। तो बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। शॉर्ट में अगर बात करें तो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला करके हम लोग याद रखते हैं। अब इसमें जो ट्रेंड होना चाहिए, बोरोन के बाद जो आयनेशन एनर्जी होनी चाहिए एल्यूमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए, और सबसे कम किसका होना चाहिए, थैलियम का, कायदे से। क्योंकि रेगुलर ट्रेंड्स में हमने देखा था कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, लेकिन अप टू डाउन जाते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और उस कारण से आयनेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड अपने को देखने को मिलता है वो देखिए कैसा है, बोरोन है, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम नहीं है, उसके बाद कौन है, थैलियम, थैलियम के बाद कौन है, गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम और लास्ट में इंडियम है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिए जो गैलियम होता है इसमें होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण से इसका आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया। दूसरा, थैलियम की बात करें तो इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण साइज बहुत छोटा हो जाता है। छोटा होने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी ज़्यादा लगती है। इसलिए जो थैलियम है वो जस्ट बोरोन के बाद आ जाता है। तो उसको अपन इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर का मैंने यहाँ पे बता रखा है, जिसमें गैलियम ऊपर क्यों आया, नीचे जाना चाहिए था, लेकिन गैलियम ऊपर क्यों आया, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और अगर बात करें थैलियम, थैलियम को भी नीचे जाना चाहिए था, बट ऊपर क्यों आया, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला ज्यादा ऊपर है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि थैलियम जाते जाते एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इस कारण से जो प्रोटॉन है वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं वो f ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं, जिसके कारण लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
तो ग्रुप 13 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर आप ध्यान से याद कर लें। कभी कभी कुछ बच्चे इसको इस तरीके से भी याद रखते हैं, जैसे बोरोन है, इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब ऑर्डर चेक करो क्या आया, पहले 1 आया, उसके बाद कौन आया, 5 आया, फिर गैलियम आया मतलब 3 आया, फिर एल्यूमिनियम 2 और फिर 4। 1 5 3 2 4 से भी याद करते हैं या इस ग्राफ से भी याद करते हैं। तो आप अगर किसी तरीके से इसको याद कर लें तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी ना किसी तरीके से इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता होगा। नेक्स्ट आते हैं कार्बन फैमिली के बारे में। कार्बन फैमिली की बात करें तो इसमें भी एलिमेंट्स है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और टिन। टिन और लेड है यहाँ पे। तो यहाँ तक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तो किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन हमें पता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं पीबी में, तो यहाँ पर लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन होगा, और लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो पीबी का आयनेशन एनर्जी होता है वो एसएन से ज़्यादा होता है, मतलब लेड पहले आ जाता है। और लेड पहले आएगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद लेड और उसके बाद टिन। तो यहाँ 2 ग्रुप के बारे में बेसिकली मैंने डील किया आपको। अब आते हैं डी ब्लॉक के बारे में, और डी ब्लॉक का ओवरऑल हम लोग इसमें नॉलेज ले लेते हैं। जैसे डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें 3 सीरीज होते हैं, और हर एक सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। बेसिक बातें जो पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज होता है। अब डी ब्लॉक में टोटल ग्रुप्स कितने हैं, G3 से लेके अपने को कहाँ तक, G12 तक अपने को मिलते हैं। G13 पी ब्लॉक से स्टार्ट हो जाता है। G3 की बात करें, उसके पहले एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो इसमें जो रेगुलर ट्रेंड्स होना चाहिए, अप टू डाउन क्या होता है, आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। इसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं है, देखो नॉर्मल ट्रेंड है, क्योंकि ये जस्ट एस ब्लॉक के बाद आ रहा है। तो 3D का सबसे ज़्यादा हो गया आयनेशन एनर्जी, उसके बाद 4D और उसके बाद 5D, ये सही है। लेकिन 2 आपको जरूर याद रखने हैं, और वो 2 कौन है, ये। जैसे इसमें 2 टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा, इन दोनों में 5D ज़्यादा क्यों है, ये समझ में आ रहा है, ड्यू टू लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन 3D और 4D वाला पार्ट आपको याद रखना है, किस में 3D पहले होगा और किस में 4D पहले होगा। तो G7, G8, G9, G11 और G12 में ऑर्डर क्या होता है, 5D का पहले होता है, देन 3D, देन 4D। और G4, G5, G6 और G10 में 5D, देन 4D, देन 3D होता है। और ये आपको बच्चों याद ही रखना है, इसीलिए मैंने एक्सेप्शन लिख के और बाकायदा अच्छे से आपको यहाँ पे बता रखा है। लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते, और अगर इसमें क्वेश्चंस आते हैं तो जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो आते हैं ग्रुप 11 से। ग्रुप 11 से जिसमें क्वेश्चन क्या आता है कि कॉपर दे दिया आपको, कॉपर के बाद क्या दे दिया, गोल्ड, सिल्वर, आपके सामने 3 ऑप्शन रहेंगे, और इन तीनों ऑप्शन में आयनेशन एनर्जी जनरली पूछा जाता है। डी ब्लॉक से क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो चलिए अब आपके सामने 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। पहला कि अगर आपसे मैं पूछूं कि मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी किसकी होगी, और दूसरा कि मिनिमम आयनेशन एनर्जी कितनी किसकी होगी। मिनिमम आयनेशन एनर्जी कहाँ पे काम आएगा वो भी समझना है अपने को। मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी वो किसका होगा, मेटल का होगा। मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करने का। तो मेटल की अगर बात करें तो ग्रुप 1 में सीजियम आता है। आप बोलोगे सर उसके बाद तो फ्रांसियम भी आता है, लेकिन फ्रांसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। और मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हीलियम की होने वाली है। ठीक, दूसरी बात एक और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि आपके पास मेटल है, नॉन मेटल है और नोबल गैस है, ठीक है, नोबल गैस। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका होगा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा होगा नोबल गैस का, उसके बाद किसका होगा, नॉन मेटल का, उसके बाद मेटल का आयनेशन एनर्जी होगा, क्योंकि मेटल का आयनेशन एनर्जी बहुत कम होता है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। यहाँ तक हमने आयनेशन एनर्जी कंप्लीट कर लिया। तो आयनेशन एनर्जी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल। अब सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। जैसे अगर बेरिलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, बट अपने को अब ये कंसिडर करना है कि अब इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है, हमें IP2 का पता करना है। जैसे मैंने आपको बताया था IE1 और एक होता है IE2। तो यहाँ पर अपने को IE2 के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे।
जैसे बेरिलियम का क्या होता है 1:2:2, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं 2s1, और बोरोन का क्या हो जाएगा 2s2, क्योंकि इसका 2p1 होता था। तो अब इन दोनों को देख के कंपैरिजन करना है। देखो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, एस ऑर्बिटल है 2s1 और 2s2, सिंपल सी बात है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, मतलब कि बोरोन का ज्यादा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब मैग्नीशियम में कितना एटॉमिक नंबर होता है 12, लेकिन 11 के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 3s1, और एल्यूमिनियम का 3s2। अब कंपैरिजन करो 3s1 और 3s2 में किसका ज़्यादा होना चाहिए, सेम पीरियड में है, और सेम पीरियड में तो हमेशा लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है। बस दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला। और दूसरा क्या कि अगर सेम शेल है और एक एस में है एक पी में है और एडजेसेंट है जस्ट अगल बगल है, तो एस वाले को अपने को प्रायोरिटी देनी है, देन पी डी में पी वाले को देनी है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के जितना नज़दीक रहेगा उसका उतना ही अच्छा अट्रैक्शन होता है। ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, जो फैक्टर्स हैं आयनेशन एनर्जी के, फैक्टर्स विच अफेक्ट आयनेशन एनर्जी। तो यहाँ पर किसका ज़्यादा होना चाहिए, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम का दे रखा, तो ये भी गलत हो गया। अब फॉस्फोरस सल्फर की बात करते हैं, तो फॉस्फोरस का क्या होता था 3p3 होता था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3p2, और सल्फर का क्या होता था 3p4, तो इसका हो जाएगा 3p3। अब दोनों सेम पीरियड है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ऊपर से ये 3p3 हाफ फील्ड है, तो सल्फर का ज़्यादा होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये फॉस्फोरस का इंडिकेट कर रखा है, तो गलत है। नेक्स्ट सल्फर की बात करें तो सल्फर का सेकेंड, तो इसका होता था 3p4, बट अपने 3p3 लिखा है। क्यों लिखा 3p3 समझ में आ रहा है, क्योंकि अपने को क्वेश्चंस में दिए हुए हैं सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पता करना है, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन का आंसर क्या हो जाएगा 3p5 से 3p4। अब देखो सल्फर और क्लोरीन लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है, लेकिन मैंने बताया था कि अगर सल्फर क्लोरीन है या एडजेसेंट अगल बगल में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो हाफ फील्ड फुल फील्ड अपने को देखना है। तो 3p3 क्या है यहाँ पे, सॉरी 3p3 यहाँ पर हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है इसलिए ये सही है, तो क्वेश्चन ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसमें से आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो कैसे इसको बनाएंगे। अब सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात की गई है, तो अपने को फिर से वही काम करना पड़ेगा। जैसे अगर लिथियम की बात करें तो इसका क्या होता है 1s2 फिर 2s1, ठीक। उसी तरीके से नाइट्रोजन की अगर बात करें तो क्या होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। लेकिन सबसे पहले अपने को एटॉमिक नंबर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो इसका आउटर मोस्ट में क्या होता है 2s1, नाइट्रोजन का क्या होता है 2p3, ऑक्सीजन का क्या होता है 2p4, और इसका क्या होगा 2p5। लेकिन अपने को इससे बात नहीं करनी है, यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर IE1 दिया रहता तो अपने को इससे बात करना होता, इसको देख के बात करना होता। अपने से पूछा है IE2, तो अपन क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन और कम कर देंगे, और अगर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 1s2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2p2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2p4। देखो सब के सब सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है, तो डायरेक्ट अपन क्या देख लेंगे शेल नंबर देख लेंगे, क्योंकि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद फर्स्ट शेल में आ गया है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन अभी भी सेकंड शेल में है, इसलिए यहाँ पर लिथियम आंसर हो जाएगा, इसका सेकंड आयनेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम सेकंड आयनेशन पोटेंशियल। तो अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मैंगनीज का हमें पता है 25 होता है, ठीक। आयरन का कितना होता है 26, क्रोमियम का होता है 24, और वेनेडियम का होता है 23। अपने को ये बात पता है, ठीक। अब इसका हमें सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो 3d5, और इसका हो जाएगा 4s2। उसके बाद इसका क्या लिखेंगे 3d6 4s2। उसका बाद हम लोग इसका क्या लिखेंगे 3d5 4s1। याद करो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हाफ फील्ड होता है तो 3d5 कर लेते हैं। फिर वेनेडियम की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 3d3 4s2। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो गलत कर दो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्रोमियम में गलत कर देते हैं 4s2 3d4 लिखते हैं। लेकिन मैंने बताया था आपको कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर हाफ फील्ड होता है तो अपन 3d5 कर देते हैं, उसी तरीके से 3d9 नहीं होगा 3d10 हो जाएगा, s का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा 4s वाला का। तो ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है, लेकिन अपने को किस में बात करनी है सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल में। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है पहले, उसके बाद अपने को इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करना है। तो आप एक बात जरूर समझना
कि कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से निकालना है। तो अगर इसमें बात करें 3d और 4s, तो 4s से जाएगा तो क्या बचेगा फाइनली 4s1। उसके बाद आयरन से बात करें तो आयरन की अगर मैं बात करूं तो s से जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 4s1। क्रोमियम की बात करूं तो क्या बचेगा फाइनली 3d5। और अगर इसकी बात करूं वेनेडियम की तो यहाँ पे बचेगा 4s1। ठीक, अब देखो ये फोर्थ सेल में है, ये फोर्थ सेल में है, ये फोर्थ सेल में, लेकिन ये थर्ड सेल में है। तो शेल नंबर बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये चेक करो, मैक्सिमम, और मैक्सिमम किस में हो जाएगा 3d5, तो क्रोमियम का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को टैकल करना है।